प्रगति पथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 2016 से लेकर के 2016, 2017, 2018 और 2018 में आपका दोबारा से पेपर हुआ है और 2019 इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अति लघु उत्तरीय सिर्फ एक वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी बहुत जल्दी से। तो चलिए फटाफट से आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। तो शैक्षिक भ्रमण आपका इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों को और नॉलेज प्राप्त हो सके और शिक्षा प्राप्त हो सके और वो बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर सके, बाहरी दुनिया से खुद को जोड़ सके। तो साइंस और हिस्ट्री और जो जियोग्राफी आपका होता है उसमें भ्रमण कराना आवश्यक है। जैसे कि आपने ले जाके कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट आप दिखा रहे हैं, ताजमहल लेके गए या फिर आप जयपुर के किले दिखाने लेके गए, तो इससे बच्चे को वहाँ की जो कला है, जो संस्कृति है उसके बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ जो इतिहास होगा उस किले का, उसके बारे में भी वो जानने की और अपने टीचर से पूछने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, खेलकूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, शिक्षक से संबंधित पंजिकाएं हैं आपकी उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर और सेवा पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर और कैश बुक, मिड डे मील। ये सारे तो आप खुद से लिख सकते हैं, जिनमें भी पैसों का लेन देन की बात होती है वो आपके वित्तीय अभिलेख हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बीआरसी और एनपीआरसी में अंतर क्या है। तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर होता है और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज इनकी होती हैं। देखिए, सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सार्वभौमिकरण से आशय है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध हो पाए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय, ये हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुविकल्पीय में भी देखा था। राज्य परियोजना कार्यालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह है लखनऊ में। नेक्स्ट देखिए, प्रबंधन प्रक्रिया जो आपकी मैनेजमेंट प्रोसेस होती है उसके अंग कौन कौन से हैं। कभी कभी हिंदी इतनी ज्यादा शुद्ध इसमें लिखी रहती है कि आप को हो सकता है समझने में मुश्किल हो, तो आप इसको मतलब देख सकते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होती है, प्लानिंग होती है, ठीक है, और आपका एक इंस्ट्रक्शन होगा, इवेल्युएशन होगा, कंट्रोल होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। नियोजन का मतलब होता है पहले से प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, योजना बना रहे हो। संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य, ये सारी चीजें हो जाएंगी मैनेजमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट देखिए, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं। भौतिक संसाधन यानी फिजिकल, जिनको हम देख और छू सकें। मुख्य अध्यापक का कमरा है, विद्यालय कार्यालय है, कक्षाएं हैं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, कक्षा, विज्ञान कक्ष और भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय। और विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत अगर आपसे मानवीय संसाधन पूछा जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके मानवीय संसाधन, यानी कि जो मानव हैं, यानी कि स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और आपके जो टीचर हैं और प्राचार्य, ये सारे मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। लर्निंग कॉर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और अति लघु उत्तरीय में भी। इसके जो एमसीक्यूज में भी ये काफी पूछा जाता है। लर्निंग कॉर्नर, सीखने का वो कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। देखिए 16-17 दोनों में ही आया हुआ है, तो इसके बार बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लर्निंग कॉर्नर वही है जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पुस्तकालय है, वहां पर कोई बेंच है, उसको भी आप लर्निंग कॉर्नर बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर वो पढ़ाई कर रहा है बैठकर बच्चा। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या है आपकी 3। एक हो गई रेनबो, कलरव और गिनतारा, ये 3 हो गई। ये आपकी इंग्लिश की हो गई, ये हिंदी की हो गई और ये मैथ्स की हो गई। 19
पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्तर जो बच्चे का 2 साल का बच्चा है या 5 साल का उसको अगर स्टफ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएगा ऑब्वियसली, और उनके उसी अनुकूल चित्र और उदाहरण हों। मतलब बच्चे हैं तो काफी कलरफुल हों चित्र, और ऐसे चित्र हों जिनमें बच्चे ही बने हों, ठीक है। और थोड़ा सा कार्टूनिश चित्र, कार्टून टाइप के जो होते हैं वो बच्चों को ज्यादा लुभाते हैं, तो इस तरीके की चीजें बच्चे ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ देखते हैं, ज्यादा मन लगा के। सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारिणी बनाई जाती है? तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार ये जो है सारिणी बनाई जाती है, समय सारिणी। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। प्रोजेक्ट कार्य से आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर एक क्रिएटिविटी बढ़ती है, रचनात्मकता बढ़ती है। प्रोजेक्ट कार्य से बच्चे खुद करके सीखते हैं, ठीक है। तो आत्म प्रेरित भी होंगे और क्रिएटिविटी भी उनके अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय सारिणी क्यों बनती है? तो समय सारिणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषय, शिक्षकों और उनके नाम पर शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। दूसरी बात क्या होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अनुशासन जो है वो बना रहता है स्कूलों में। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें आपका आ जाता है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, कई बार आया है। ये लचीलापन का जो गुण है वो समय सारिणी में होना चाहिए। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण और निरीक्षण जो दो चीजें होती है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है, सुपर प्लस विजन, उच्च दृष्टि। जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो एक ये मतलब एक जो पर्यवेक्षक होगा वो एक तरीके का मार्गदर्शन करेगा आके कि आपको क्या क्या चीजें किस किस तरीके से करनी चाहिए। विद्यालय में जो भी समस्याएं होंगी उनका समाधान का तरीका निकालेगा पर्यवेक्षक जो है। और जो एक होता है निरीक्षक आके सिर्फ निरीक्षण करके जाता है, वो मार्गदर्शन करना ये उसका काम नहीं होता है, ये पर्यवेक्षण जो सुपरवाइजर होता है उसका काम होता है, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए, अंतर समझिए इनमें। और पर्यवेक्षक जो होता है उसको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताने चाहिए जिससे उस स्कूल का और विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। निशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा मतलब जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं वो उनको भी, जो बच्चे फीस दे रहे हैं उन्हीं के भांति उनको भी शिक्षा दी जाए, उन दोनों में कोई फर्क ना किया जाए, इसे कहते हैं समेकित शिक्षा। एक आपने पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कोई जो बच्चा नॉर्मल स्तर से जिसकी ज्यादा बुद्धि लब्धि है, जो एक बच्चा जो सामान्य है, एक बच्चा जो सामान्य के स्तर वाली बुद्धि लब्धि से नीचे का जिसका स्तर है, वो सभी